तो हमारे साथ बजट पर चर्चा करने के लिए हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। और अनुराग नाहता हमारे साथ वो भी जुड़ गए हैं। थोड़ी देर में हमारे साथ मोहित गुप्ता जी भी हमारे साथ चर्चा का हिस्सा होंगे, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। सबसे पहले अनुराग नाहता जी, मैं आपके पास आऊंगा। अनुराग नाहता जी, इस बार के बजट से क्या कुछ एक्सपेक्टेशन आप लोगों की, क्या उलटफेर होता हुआ देख रहे हैं? क्या इससे ये जो बजट आने वाला है, अनुमान देखकर क्या लगता है कि मतलब सब कुछ ठीक ठाक? बार जो है आप अगर पिछले साल देखिए तो कंजम्पशन जो है इकोनॉमी में वो कम हुआ है। हाँ। तो इसका मतलब मिडिल क्लास के पास पैसा जो है हाथ में नहीं है ज्यादा, तो मिडिल क्लास में के हाथ में पैसा देने के लिए टैक्स में थोड़ा रिलीफ देना पड़ेगा। और करीब करीब मैं ये अगले 5 पॉइंट आपको बताऊंगा संक्षेप में, जो बजट से एक्सपेक्टेशन है मिडिल क्लास और गरीब की। The person you are speaking with has put your call. एक तो पहली ये एक्सपेक्टेशन आएगी कि जो ये 7 लाख तक जो आज तो कोई टैक्स नहीं लगता, जो बेसिक एग्जेम्पशन है 7 लाख तक की, वो 7 लाख से बढ़ा के 10 लाख कर दिया जाए, ताकि 10 लाख से कम की इनकम वाले पे भी कोई टैक्स ना लगे। नंबर 1। नंबर 2, ये कि जो बेसिक एग्जेम्पशन स्लैब में चेंज किया जाए, जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट सिर्फ 0 से 3 लाख तक 0% टैक्स है, उसको बढ़ा के 0 से 5 लाख कर दिया जाए 0% टैक्स में, इससे 10,000 रुपए डायरेक्ट मिडिल क्लास का टैक्स बचे। नंबर 3, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 है, उसको बढ़ा के 1 लाख रुपए कर दिया जाए, ताकि टैक्स में मिडिल क्लास को रिलीफ मिले। नंबर 3 ये। नंबर 4, जो हमारी नेशनल पेंशन स्कीम है, जो पेंशन स्कीम की जो एग्जेम्पशन अलाउड नहीं है न्यू टैक्स रेजिम के अंदर, वो न्यू टैक्स रेजिम में भी उसको एग्जेम्पशन को अलाउ किया जाए 50,000 रुपए, अगर कोई पेंशन में पैसा डालता है तो। और उसके अलावा नंबर 5, जो मेडिकल इंश्योरेंस की भी जो डिडक्शन जो है एग्जेम्पशन अलाउड नहीं है न्यू टैक्स रेजिम में, पर मेडिकल इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। मेडिकल इंश्योरेंस हर किसी को लेनी चाहिए, तो उसको बढ़ावा देने के लिए 50,000 तक जो है वो मेडिकल इंश्योरेंस को भी एग्जेम्प्ट किया जाए। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम को जो है वो भी न्यू टैक्स रेजिम में भी एग्जेम्प्ट किया जाना चाहिए। तो ये 5 अगर कदम उठाती है तो मिडिल क्लास को बहुत रिलीफ मिलेगा। और मिडिल क्लास को अगर रिलीफ मिलेगा तो मिडिल क्लास अगर ये काम कर डाला तो मिडिल क्लास की लाइफ झिंगा लाला, और इकोनॉमी भी झिंगा लाला, और सब एक तरीके से सब ऊपर जो अमृत काल का पूरा लाभ भारत उठा पाएगी, और भारत की जनता भी, और भारत की सरकार भी, और भारत की इकोनॉमी भी उठा पाएगी। कंजम्पशन में भी बढ़ोतरी होगी इससे। अनुराग नाहता जी, जिस तरह से भाई अब बजट आ रहा है तो जाहिर सी बात है हर सेक्टर वाले टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि भाई हमें क्या मिलेगा इस बार। सवाल ये कि एग्रीकल्चर सेक्टर की बहुत बात हो रही है, लगातार ये कहा जा रहा है कि भाई किसानों को जो एक्सपेक्टेशन है सरकार से वो चाहिए। और हालांकि राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक कह चुके हैं कि ये बार जो बजट है वो आम बजट तो है ही, आम लोगों के लिए है, तो इसलिए सबको उम्मीदें है कि ये इस बार कुछ बड़ा हो सकता है। फिलहाल जितना बजट है 50 लाख करोड़ के से ज्यादा का बजट है, तो क्या आपको लगता है कि इस बार सब सेटिस्फैक्शन हो पाएंगे, या हर क्षेत्र में वो जो ग्रोथ की बात करते हैं हम लोग, वो ग्रोथ होता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब दिखाई देगा? जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपको कहा कि मिडिल क्लास को जब तक रिलीफ नहीं मिलेगा तो इकोनॉमी की जो ग्रोथ की दर होगी वो जैसे पिछले साल धीमी गति से चली, ऐसी धीमी गति से चलती रहेगी। तो अगर आपको जीडीपी की ग्रोथ चाहिए 8%, 9%, 10% तक ले जाना है, तो आपको फिर मिडिल क्लास को रिलीफ देना पड़ेगा, ताकि मिडिल क्लास खुल के खर्चा कर पाए, सेव कर पाए, और भारत की इकोनॉमी आगे बढ़े। और जहाँ तक आपने जो किसानों की बात की है, एग्रीकल्चरल इनकम से पहले ही टैक्स नहीं लगता है, तो पहले ही रिलीफ जरूर दिया हुआ है। और ऊपर से अगर आप पेस्टिसाइड पे, और अगर जो उनके जो ट्रांसपोर्ट लगता है उस पर भी अगर आप थोड़ी और टैक्स में रियायत दे दोगे, सब्सिडी दोगे, तो और भी ज्यादा बेहतर होगा। उसके अलावा छोटी इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जो 100 करोड़ से कम के टर्नओवर की जो इंडस्ट्री है, उस पे टैक्स कम कर, उसके टैक्स की दर कम होनी चाहिए। उस पे जो प्रॉफिट है उस पे आप मैक्सिमम 20% की टैक्स लो, क्योंकि जो छोटी इंडस्ट्री होती है वो ज्यादा से ज्यादा लेबर को भी एम्प्लॉय करती है, ज्यादा उसमें
जो है, जो एम्प्लॉयमेंट है, रोजगार भी बढ़ाती है। इसलिए रोजगार को बढ़ाने की जरूरत है, तो उसको बढ़ावा देने के लिए छोटी इंडस्ट्री को और ज्यादा बढ़ावा देना पड़ेगा। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री को सरकार बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रही है, अंबानी को, अडानी को, और जो भी बड़ी बड़ी जो ये इंडस्ट्रियल हाउस है, लेकिन बड़ी इंडस्ट्री से ज्यादा छोटी इंडस्ट्री को मदद की जरूरत है सरकार की। तो छोटी इंडस्ट्री को ज्यादा से ज्यादा मदद करे और मिडिल क्लास को ज्यादा से ज्यादा मदद करे, ताकि अमृत काल का पूरा फायदा उठा सके और पूरा लाभ उठा सके भारत। ठीक है अनुराग जी, मैं आपके पास आऊंगा। मनीष गुप्ता जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, अनुराग जी ने तो बताया कि 5 चीजें होनी चाहिए, जो बदलाव अगर हो जाए तो बेहतरी की तरफ जाएगा। सवाल ये कि आपका आकलन क्या कहता है, बजट से क्या कुछ एक्सपेक्टेशन? अब हर कोई आंख लगाकर बैठा हुआ है कि क्या आएगा खाते में, हर कोई ध्यान लगाकर बैठा है कि भाई कुछ मिलेगा इस बार भारी भरकम बजट से। देखिए, चीन में अलग अलग फैक्ट बताता हूं और कंक्लूजन सब लोग अपने आप निकाल लेंगे। जी, पहला फैक्ट, दिल्ली का चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली का चुनाव जीतना चाहती है हर हालत में। अच्छा, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने एक रेवड़ी कल्चर शुरू किया, उसके बाद से भाजपा को मजबूरी में कहीं ना कहीं लोगों को हर तरीके से कुछ न कुछ देना पड़ रहा है। ऐसे में बड़ी टैक्स छूट मध्यम वर्ग को देने की संभावना है, ताकि दिल्ली का चुनाव पकड़ में लाया जा सके, पहली बात। दूसरी बात, इनकम टैक्स में बड़ी छूट बहुत पहले से एक्सपेक्टेड है, जो पूरी नहीं हो रही थी। टुकड़ों टुकड़ों में निर्मला दीदी ने कुछ दिया, इसके सही महीनों में ज्यादा कुछ मिला नहीं, इसलिए उम्मीद जारी है। तीसरी बात यह है कि डायरेक्ट टैक्स कोड आने की तैयारी चल रही है, धीरे धीरे फेज मेजर में लाएंगे, इसलिए बड़ी टैक्स छूट देंगे, ताकि आने वाले समय में जो पैटर्न है कि इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन ज्यादा हो, डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन कम हो, उस पैटर्न पर चला जाए। डायरेक्ट टैक्स कोड की जो प्रोसेस है, उसमें उसका एक ही उद्देश्य है, टैक्स सिंप्लीफिकेशन। टैक्स सिंप्लीफिकेशन का मतलब ये कि तरह तरह की छूटें हटे और सीधे एक छूट हो, सिंपल टैक्स प्रोविजनिंग हो। बिल्कुल। कुल सरकार अगर हम निहित उद्देश्य निकालें तो यही बनता है, नई रिजीम में आने वालों को बड़ी टैक्स छूट मिलेगी, पुरानी रिजीम वालों को कुछ नहीं मिलेगा, उनको वार्निंग मिलेगी कि 2 साल के अंदर आपको नहीं आना है। और धीरे धीरे अगले साल या उसके अगले साल में ये टैक्स डायरेक्ट टैक्स कोड लेके आएंगे, ऐसी संभावना है। तो लंबोलवाब ये निकलता है कि बड़ी टैक्स छूट इस बार मिलेगी। हो सकता है 10 लाख तक की इनकम पर कोई छूट, कोई टैक्स ना लगे, लेकिन कई छूटें हटाई जा सकती है ना। ऐसा भी संदेह जाहिर किया जा रहा है कि पॉलिटिकल डोनेशन पर भी कोई रिस्ट्रिक्शन हो सकता है। नहीं तो मनीष गुप्ता जी, आपको ये लग रहा है कि ये इस बार जो छूट की बात कर रहे हैं आप, वो चुनाव के मद्देनजर आएगा या लोगों की बेहतरी के लिए बजट आएगा? मतलब चुनाव के दृष्टिकोण से ही सारा कुछ देखा जा रहा है क्या? देखिए, जब आपके घर में शादी हो और आपको 3 नए पेंट खरीदनी हो, तो आप ये नहीं कहते शादी के भी खरीद रहे हैं, ये कहते हो इस पेंट की वैसे भी जरूरत है और शादी में पेंट भी लेंगे। तो आप ये समझिए, खरीदे तो इसलिए जा रहे हैं कि चुनाव है, चुनाव जीतना है, इसलिए ये छूट देनी चाहिए। क्योंकि अरविंद केजरीवाल का अब कद बड़ा होता जा रहा है और राहुल गांधी को पछाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को नीचा करने के लिए उन्हें दिल्ली का चुनाव जीतना आवश्यक है। भारतीय जनता पार्टी और सरकार के लिए दिल्ली का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो चुका है, ऐसे में इस पर काम करना आवश्यक होता है। ठीक है। मनीष गुप्ता जी, मैं आपके पास आऊंगा। मोहित गुप्ता जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। 50 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट, समय बहुत कम बचा है जब निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री बजट पेश करना शुरू करेंगी। अभी तक के अनुमान के मुताबिक आपका आकलन क्या कहता है? मार्केट बिग या बुल? मतलब मेरे अनुमान के मुताबिक ये बहुत ही पॉजिटिव बजट रहेगा। ये मोदी 3 का पहला पूरा बजट आएगा। अगर आप थोड़ा देखिए पीछे, जब 2019 में मोदी सरकार बहुमत के साथ आई थी, उन्होंने बहुत परिवर्तन किए थे। उन्होंने जो कॉर्पोरेट टैक्स होता है उसमें बहुत बड़ी छूट दी थी। 30% से टैक्स को गिरा के 22% लाया गया। मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए उन्होंने स्कीम लाए मेक इन इंडिया की, कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाते हैं और 2023 या 2024 तक आप प्लांट पूरा रेडी कर देते हैं, तो आपको केवल 15% टैक्स देना पड़ेगा, जो अपने में एक बहुत ही बड़ा रिलीफ था। मुझे लगता है आज फिर से मोदी सरकार के पास एक अवसर है
और जिस अफसर को निर्मला सीतारमण जाया नहीं जाने देंगी, वो उनका ये 8वां बजट है, तो अब वो पूरी एक्सपीरियंस हो चुकी हैं। मैं इस सरकार से बहुत आशा रखता हूँ कि वो मिडिल क्लास को रिलीफ और जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं और जो कॉर्पोरेट भाई बहन हैं उनको बहुत बड़ा रिलीफ की सौगात में मिलेगी। ये मेरा नहीं मोहित जी, मैं अगर आपसे पूछूं कि इस बार के बजट से वो 5 चीजें क्या हैं जो बजट में अगर बेहतर हो जाए तो देश जो है वो बुल की तरफ भागेगा, अन्यथा ये माना जाएगा कि मामला मतलब बजट उतना खास नहीं, एवरेज ही था। मतलब आपका आकलन एज ए सीए क्या कहता है, ये वो कौन से सेक्टर हैं जिनको मजबूत करने की जरूरत है, जो मजबूत हो गए तो देश ग्रोथ की तरफ जाएगा? देखिए कि पहला तो सबसे सेक्टर है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, जो हमारे देश में एक कॉर्पोरेट माना जाता है, एक पार्टनरशिप और एक एलएलपी। पार्टनरशिप और एलएलपी का टैक्स अभी भी 30% रखा गया है। मुझे बहुत उम्मीद है सरकार से कि सरकार इस 30% को गिरा के जो कंपनी का 22 या 25% है उधर तक लाएगी। अगर ये होता है तो जो मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस है उनको बहुत बूस्ट मिलेगा। दूसरा, मेरे हिसाब से जैसे एआई टेक्नोलॉजी और R&D की बात की जाए तो ये बहुत ही एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है लोगों के लिए। जैसे कि आप देखेंगे चाइना, कोरिया, यूएस, ये जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं ये बहुत ज्यादा पैसा खर्च करती है अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। बिल्कुल। तो भारत एक विकसित देश है, जो सरकार का रोड मैप है 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का और विकसित भारत बनाने का, वो केवल तभी पॉसिबल है जब कि कॉर्पोरेट सेक्टर को रियायत दी जाए और उनको उत्तेजित किया जाए कि भाई आप आओ और इंडिया में पैसा लगाओ। वो कब पॉसिबल होगा? जब इंडिया एक ट्रांसपेरेंट और टैक्स हेवन के रूप में दिखाई जाए। एटलीस्ट और टैक्स हेवन की 15% 16 जो कॉम्पिटिटिव रेट है उसको कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए रैशनलाइजेशन ऑफ टैक्सेशन इज वेरी नेसेसरी। तीसरी चीज जो टीडीएस के प्रोविजन है उसमें ईज मुझे नजर आती है कि जो है कि वित्त मंत्री उसको पक्का थोड़ा उसमें रियायत देंगी। चौथा, कैपिटल गेन जो पिछले साल उन्होंने बढ़ा के 15 से 20 किया था और लॉन्ग टर्म को उन्होंने 10 से 12.5 किया था विदाउट इंडेक्सेशन, उस पर मुझे क्लैरिटी नजर आती है कि वो कुछ ना कुछ पक्का देंगी। तो ये मेरे कुछ मुद्दे हैं जो मैं अपेक्षा करता हूँ कि वित्त मंत्री हमारी दुहार सुने। ठीक। अनुराग नाथा जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूँ। अनुराग नाथा जी, इस बार आमतौर पर ये सरकार जो लगातार ये बात करती है, चाहे डिजिटलाइजेशन की बात हो जाए, फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात हो जाए, एग्रीकल्चर की बात हो जाए, एविएशन सेक्टर की बात हो जाए, तमाम तरह के सेक्टर हैं जिनको खासकर ये माना जाता है। अभी हालांकि मोहित जी ने जो बताया वो एक अहम पैरामीटर है जिनके आधार पर बजट को नापा जा सकता है, देश की वृद्धि को मापा जा सकता है। सवाल अगर मेरा ये है कि आपका आकलन क्या कहता है कि अगर वो इस बार के बजट से अनुमान आपका क्या कहता है कि कौन कौन से सेक्टर हैं जो बहुत तेजी से ग्रोथ करने वाले हैं, और हम वो जो सपना देखते हैं टॉप 3 देशों के ग्रोथ में आने का, वो कहां खड़े होते हैं हम, और क्या ये बजट पर्याप्त है उस रफ्तार को बढ़ाने के लिए? जी बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि जो गरीब और मिडिल क्लास के लिए जो टैक्स में रियायत नंबर 1 वो तो है ही है। उसके अलावा जैसे मोहित जी ने बोला कि बड़ी जो इंडस्ट्री है उस पे कॉर्पोरेट टैक्स को कम करके 30 से 22% या 25% तक घटा दिया था निर्मला जी ने, तो ऐसा ही जो टैक्स का रिलीफ है वो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज को चाहिए, क्योंकि इसको ज्यादा जरूरत है मदद की। जो बहुत अमीर है उसको, या फिर जो अभी शुरू कर रहा है बिजनेस, जिसका बिजनेस छोटा है उसको, छोटे बिजनेस को जरूरत है ज्यादा। तो छोटे बिजनेस को भी ये छूट और रिलीफ जो है वो उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, चाहे कोई भी सेक्टर हो। फिर उसमें सारे सेक्टर कवर हो जाएंगे। 100 करोड़ से कम की जितनी भी टर्नओवर की कंपनियां होंगी सारी कवर हो जाएंगी उसके अंदर टैक्स रिलीफ में। बिल्कुल। तो उससे काफी लाभ होगा। फिर जैसे जो निर्मला सीतारमण जी ने, पहले हमारे देश में एक टैक्स रेजिम चलता था, जब से निर्मला सीतारमण जी आई है 2018 से 2 टैक्स रेजिम चल रही है। सिंप्लीफिकेशन के नाम पे कंफ्यूजन क्रिएट कर रखा है। तो पुरानी टैक्स रेजिम को हटाओ, पुरानी टैक्स रेजिम में फर्जीवाड़ा भी है, लेकिन उसके साथ साथ नई टैक्स रेजिम को और रैशनलाइज करो। जो आदमी 8 लाख रुपए पैसे कमाता है वो टैक्स नहीं दे सकता वो टैक्स, तो उसके खाने के लिए पैसे नहीं है, वो कैसे टैक्स देगा? ये 7 लाख से 10 लाख की करो, ये वाली जो पर्सनल इनकम टैक्स की रिबेट है जो है 10 लाख से कम की इनकम वाले को कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए भारत के अंदर। ये भारत के लोगों की सबसे बड़ी मांग है। उसके अलावा छोटी इंडस्ट्री पे ज्यादा से ज्यादा फोकस रहे,
ये जो सरकार है ये हमेशा से ही बड़ी इंडस्ट्री सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े जो उद्योगपति है उनको रिलीफ देने के चक्कर में लगी रहती है, लेकिन छोटी इंडस्ट्री को रिलीफ की ज्यादा जरूरत है। छोटी इंडस्ट्री को बढ़ावे की जरूरत है। छोटी इंडस्ट्री सबसे ज्यादा रोजगार क्रिएट करेगा भारत में। छोटी इंडस्ट्री भारत के युवा को नौकरी देगा। तो छोटी इंडस्ट्री को आप आगे बढ़ाओ। छोटी इंडस्ट्री को कभी भी आप छोटी इंडस्ट्री के जो है छोटी इंडस्ट्री को नीचे गिरा के और बड़ी इंडस्ट्री अगर आगे बढ़ेगी तो ये भारत का विनाश होगा आगे जाके। ये बहुत भारत के लिए घातक हो सकता है। तो निर्मला सीतारमण जी से वैसे ये 8 साल से ये बजट देती आ रही है, हम हमेशा उम्मीद करते हैं इनसे भी अच्छा बजट देगी, लेकिन हमेशा ये निराश करती हैं। और मिडिल क्लास में और आप किसी से भी पूछ लीजिए, निर्मला सीतारमण सबसे आज तक की भारत की सबसे बेकार फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में साबित होती जा रही है। तो इनके पास एक और मौका इनको मोदी जी ने दिया है अपनी इमेज को सुधारने का और जो इकोनॉमी है उसको सुधारने का। और जो ग्रोथ ये धीमी गति से आगे बढ़ रही है, अमृत काल के अंदर भी 6% 7% से कल ही अनुमान आया 6.4%। तो 6.4% बहुत कम है। भारत का युवा इतनी मेहनत कर रहा है, 12-12 घंटे काम नहीं, इसी पे मैं आने वाला था। हो सकती है। नहीं, इसी पे मैं आने वाला था। अनुराग जी, मैं आपके पास आऊंगा। जिस तरह से आपने कहा कि ग्रोथ की बात, मनीष गुप्ता जी, इस बार जो ग्रोथ दिखाया जा रहा है वो 6.34 से लगभग 6.8 के आसपास दिखाया जा रहा है। मेरा सवाल ये कि ये जो ग्रोथ है, ये जो जीडीपी का रेशियो भी माना जा रहा है कि भाई जीडीपी ग्रोथ इतनी अनुमानित हो सकती है, ये 6.3 to 4 to 6.8 ये ठीक माना जा रहा है या फिर और बेहतर किया जा सकता था या और बेहतर अनुमान लगाया गया था? उस एक्सपेक्टेशन जो उम्मीद है, एक्सपेक्टेशन के आधार पर ये बजट वो खरा नहीं उतरता है, जैसा कि अनुराग जी ने भी कहा कि जिस अनुमान से, जिस एक्सपेक्टेशन से निर्मला जी से रखा जाता है, किसी भी बजट में वो स्टैंड नहीं करती हैं। मनीष जी आपने म्यूट कर रखा है, शायद अनम्यूट कर लीजिए एक बार। बजट के अनुमान है वो तो सत्य है, सच वही है, लेकिन सच्चाई ये है कि हमें कम से कम 7% का ग्रोथ चाहिए और 10 साल चाहिए, तब जाकर हम कहीं ना कहीं विकसित भारत की श्रेणी में पहुंचने वाले होंगे। इस सेकंड जो कुछ है तो हमारा नुकसान है। अब समस्या ये है कि जैसे जैसे जीडीपी का डेवलपमेंट कम होता है तो हमारा फिस्कल लॉस का रेशियो घट जाता, बढ़ जाता है। जैसे आज हमारा फिस्कल लॉस 4% ऑफ द जीडीपी है। अगर हमारा जीडीपी बढ़ जाता है तो वही सेम अमाउंट ऑफ फिस्कल लॉस हमारा रेशियो में कम हो जाता है। तो अपने को ये फिगर प्रेडिक्टेबल हो जाती है। अगर हमारा जीडीपी घट रहा है तो बढ़ नहीं रहा तेजी से, तो हमारा फिस्कल लॉस हम बढ़ा नहीं सकते, अन्यथा हमारी देश भर में इमेज हल्की होती है, सरकार पर दबाव पड़ता है। तो कहीं ना कहीं हमें, यानी सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है कैसे अपनी जीडीपी इंप्रूव हो। अब जीडीपी कैसे इंप्रूव होगी, उसके 2 कारण भारत के लिए मैं बताना चाहता हूं। कारण नंबर 1, जो पैरेलल कैश इकोनॉमी है वो कैश इकोनॉमी बंद हो, कम से कम होती जाए। यानी लगातार बैंकिंग ट्रांजैक्शन में अगर होंगे तो वो रिकॉर्ड होंगे और हमारे जीडीपी की वैल्यू बढ़ जाएगी। देखिए हमारी आज एक्चुअल जीडीपी तो दिख रही है उससे बहुत ज्यादा है, लेकिन वो रिकॉर्ड में नहीं है। अगर हमारे कैश ट्रांजैक्शन बढ़ते जाए, घटते जाएंगे, वो बैंक में आते जाएंगे तो हमारी जीडीपी बढ़ी हुई नजर आएगी, पहली बात। और दूसरी बात, जब मनी सर्कुलेशन फ्रॉम वन हैंड टू अनदर हैंड बढ़ता जाएगा तो हर पॉइंट पर सरकार इनडायरेक्ट टैक्स वसूल करेगी और जिसका अंत में लाभ देश को होगा और जीडीपी को रेट अच्छा दिखाई देगा। तो ऐसे में इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए, मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाने के साथ ध्यान में रखते हुए, महिलाओं को लाभ पहुंचाने के साथ ध्यान में रखते हुए, दिल्ली के चुनाव को सामने रखते हुए ऐसा लगता है कि इस बार टैक्स में बड़ी छूट अगर मिलती है तो सरकार का इसको मेरी फोल्ड फायदा होगा, जनता को तो होगा ही, मध्यम वर्ग को तो होगा ही। ये लगेगा कि कम टैक्स लेने से ज्यादा टैक्स कलेक्शन होता है। ये बात हमारे आंकड़े भी कहते हैं और 1974 में आर्थर लाफर ने भी कहा था, जो कि अमेरिका के एक प्रसिद्ध इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने कहा था कि पहली बार उन्होंने बजट पेश किया था।
हाँ, टैक्स रेट और जो है टैक्स कलेक्शन में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है और ये व्युत्क्रमानुपाती है, यानी टैक्स रेट घटेगा तो कलेक्शन बढ़ेगा, लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है कि एक लेवल तक ऐसा होता है, तो हमें उस लेवल तक रीच करना है। देखिए, आपने देखा है कि अभी तक देश में कॉर्पोरेट टैक्स ज्यादा था, इंडिविजुअल टैक्स कम था। अगर हम बात करें अपने देश में, आज पिछले साल से इंडिविजुअल टैक्स कलेक्शन ज्यादा हो गया है, कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन कम हो गया। रीजन कई सारे हैं। बिल्कुल, फिलहाल जिस तरीके से देश में नए टैक्स पेयर बढ़ रहे हैं, पिछले साल 58 लाख टैक्स पेयर बढ़े, यानी लगभग टोटल फाइल्ड आईटीआर का 8%। बिल्कुल, ये रेशियो हमें बढ़ाना होगा, क्योंकि जो लोग टैक्स चोरी करते जा रहे थे, रिटर्न नहीं फाइल करते थे, इनकम होने के बावजूद ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके उन पर हैवी पेनल्टी लगेगी तो वो रिटर्न फाइल क्यों करेंगे। आप आज ही समझ लीजिए, देश में 7 करोड़ 28 लाख रिटर्न फाइल होती है। इन 7 करोड़ में से 5 करोड़ रिटर्न बिलो 1,000 रुपए टैक्स है, यानी ये लोग टैक्स देते ही नहीं, तो टैक्स मिलता नहीं। प्रश्न मेरा ये नहीं, तो ठीक, अभी हमें इंडिविजुअल को टैक्स में छूट देने की जरूरत है, लेकिन कैरेट और स्टिक रूल लगाना है कि जो टैक्स में बेईमानी करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। ठीक, ठीक है। मनीष जी, मैं आपके पास आऊंगा। मोहित गुप्ता जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। टैक्स की बातें चल रही हैं, कहा जा रहा है कि भाई टैक्स में, टैक्स रिजीम में इस बार जो मध्यम वर्ग है या मीडियम वाले लोग हैं, हम जैसे लोग हैं, उनके लिए 10 लाख तक का छूट दिया जाए। भाई उनको किसी तरीके से वो टैक्स की श्रेणी में उनको ना लाया जाए, तो ग्रोथ मीडियम लोगों से ही बेहतर होती है, ऐसा माना जाता है। सवाल यह कि जीएसटी को लेकर लगातार सवाल खड़ा होता है। विपक्ष इसे कहता है ये गब्बर सिंह टैक्स है। आप जितने बड़े नेता हैं, कुछ लोग तो मानते हैं गब्बर सिंह टैक्स है, इससे देश का बेड़ा गर्क होगा और कुछ नहीं होगा। आपका आकलन क्या कहता है? चूंकि हम टैक्स पर बात कर रहे हैं, तो मोहित जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जीएसटी ठीक है या इसमें भी बदलाव की जरूरत है? या जो विपक्ष लगातार कहते हैं, या तमाम तरह के कई बार जो विश्लेषक होते हैं, अर्थशास्त्री, वो भी यही कह देते हैं कि नहीं, ये टैक्स मामला ही ठीक नहीं है, टैक्स इसको हटाना चाहिए, जीएसटी को हटा देना चाहिए। देखिए, 2017 में जीएसटी लाया गया था, उसका पर्पस ये था, वन नेशन वन टैक्स। हाँ, और उसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पे उसको 2017 में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये एक इवॉल्विंग टैक्स है, एक नया टैक्स है जो धीरे धीरे बढ़ रहा है। आपने जैसा कि बोला कि इसमें परिवर्तन की बहुत जरूरत है। जो महंगाई की दरें हैं और जो जीएसटी के रेट्स हैं, तो कई जगह पे बहुत अनरीजनेबल हो जाते हैं। तो सरकार को इस चीज पे जरूर चिंतन करना चाहिए कि कैसे लोगों तक मैक्सिमम रिलीफ दिया जाए। बट जो जीएसटी का मामला है वो स्टेट और सेंटर दोनों में डिवाइडेड है, तो वो केवल केंद्रीय सरकार नहीं ले सकती, उन्हें स्टेट की रजामंदी की भी आवश्यकता है। तो इट्स अ जॉइंट एफर्ट। सिर्फ सरकार को ब्लेम कर देने से या फिर उनकी नीतियों को खारिज करने से मुझे नहीं लगता। मैं एक आशावादी इंसान हूँ, जैसा कि अभी मेरे मित्र पहले भी बता रहे थे। थोड़ा सा मैं आपसे 2 मिनट का एक्स्ट्रा समय चाहूंगा कि मैं अपनी बात रख सकूं। बिल्कुल, आपको ये सोचना पड़ेगा कि जो पिछला साल था हिंदुस्तान में, वो बजट वो क्या बोलते हैं, इलेक्शन ईयर था। तो सरकार जो आई वो जुलाई अगस्त जून से उसने अपना कार्यकाल शुरू किया। उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट था वो 11 लाख करोड़ का, तो वो धीरे धीरे ही इम्प्लीमेंट हो पाएगा। तो जो इस बार की जो हमारा जो जीडीपी की जो बात चल रही थी, 6-6.5% का जो हम अनुमान लगा रहे हैं, तो इसका एक कारण जहाँ तक मुझे नजर आता है वो ये भी हो सकता है कि सरकार के पास पिछले साल काम करने के लिए दिन कम थे। इस साल उनके पास फुल फ्लेज पूरा साल मिलेगा, तो जो उनके पास जो पिछले साल का बचा हुआ पैसा होगा वो भी यूटिलाइज करेंगे, प्लस जो और एलोकेट करेंगे, क्योंकि जो उनका जो मिशन है कि विकसित भारत बनाने का और बाय 2027 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का, वो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट देना बहुत जरूरी है। रही बात, अब मैं आपको इस सवाल पे आता हूँ, जो जीएसटी वाला सवाल है, मुझे लगता है कि जो जीएसटी के मामले हैं वो आज बजट में नहीं उठेंगे। उसके लिए जो जीएसटी की स्टैंडर्ड कमेटी काउंसिल होती है, उसकी मीटिंगों में जीएसटी के रेट स्टेट और सेंटर के बीच साठगांठ होने के बाद ही तय किए जाते हैं। ठीक है मोहित गुप्ता जी, मैं आपके पास आऊंगा। अनुराग नाथा जी, अभी आपने कहा कि निर्मला सीतारमण जी से कई बार उम्मीदें होती हैं, लेकिन वो हर बार निराश कर देती हैं। इस बार पहले ही जब अभिभाषण हुआ राष्ट्रपति जी का और उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि इस बार मां लक्ष्मी का जो है आशीर्वाद मिलने वाला है,
तो आपको लगता है कि इस बार वो जो आपकी नाउम्मीदी है, वो आपका जो एक्सपेक्टेशन है वित्त मंत्री जी से, वो इस बार सही होगा? और किस सेक्टर में आपको समझ में आ रहा है कि अगर इस सेक्टर में बढ़ोतरी हो तो देश जो है वो अभी जो बता रहे थे कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में जाने की बात कह रहे थे, हम वहां तक जा सकते हैं? या फिर जिस रफ्तार से हम जा रहे हैं अभी चढ़ाई बहुत ऊंची है, या अभी बहुत दूर जाना है, दिल्ली दूर है अभी? जी बिल्कुल, देखिए अगर आप ओवरऑल लिहाज से देखा जाए तो जीडीपी, भारत की जीडीपी अगले 5 साल में टॉप 3 में आ जाएगी। लेकिन अगर आप पर कैपिटा देखें, पर कैपिटा का मतलब पर पर्सन, प्रति व्यक्ति आय, अगर प्रति व्यक्ति आय में देखिए तो भारत अभी पहले के 100 में भी नहीं है, 130 पोजीशन पे खड़ा हुआ है। तो प्रति व्यक्ति आय को भी तो बढ़ोतरी की जरूरत है, क्योंकि भारत की पॉपुलेशन ज्यादा है। इसलिए जीडीपी में टॉप 3 में आने से इसका मतलब ये नहीं हो गया कि भारत सबसे अमीर देशों पर आने लग गया। ये आपको एक बात समझनी होगी। प्लस जहाँ तक बात है कि ये एक्सपेक्टेशन पूरी होती है या नहीं, तो ये तो देखना हो, ये देखना कितनी हद तक ये एक्सपेक्टेशन पूरी होती है। लेकिन पहले जो 8 साल से जो इन्होंने बजट जो दिया है, और जो मेरा इनके साथ एक्सपीरियंस है और जो मिडिल क्लास का एक्सपीरियंस है, वो यही है कि हमेशा ही मिडिल क्लास को जो है निराश करती है। बल्कि एक व्यक्ति से मैं बात कर रहा था अभी थोड़े दिन पहले बजट के बारे में, उसने बोला कि निर्मला सीतारमण का बजट मतलब मिडिल क्लास की मौत, इतना तक बोल दिया उन्होंने कि मिडिल क्लास की मौत भी हो सकती है, ऐसा बजट ये दे देती है। ठीक है, और मैं जब मनीष कुमार गुप्ता जी से मैं इस सहमत हूँ कि टैक्स जो है भारत में जो 6% लोग जो है वो रिटर्न भरते हैं, तो इसको बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि लोग कैश में काम कर लेते हैं और टैक्स की बचत कर लेते हैं। तो जो है टैक्स के जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स के जो है टैक्स रिटर्न के और टैक्स के एम्बिट में लाने की जरूरत है, ना कि जो है 5-6% उन्हीं में टैक्स बढ़ाते जाओ। ये गलत अप्रोच है। तो ये टैक्स में रैशनलाइजेशन की जरूरत है। जो 2 टैक्स रेजिम है, ओल्ड टैक्स रेजिम को बंद करने की जरूरत है, क्योंकि उसमें फर्जीवाड़ा ज्यादा होता है। लेकिन साथ ही साथ न्यू टैक्स रेजिम में जो भी एग्जेम्पशन, ओल्ड टैक्स रेजिम के जो वाजिब एग्जेम्पशन है, जैसे कि मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस जो मैंने बताया आपको, और पेंशन, बुढ़ापे की जो लकड़ी है एक आदमी की, उन दोनों एग्जेम्पशन को लेके आने की जरूरत है ओल्ड टैक्स रेजिम, न्यू टैक्स रेजिम के अंदर, जो अभी न्यू टैक्स रेजिम में नहीं है। तो ये बहुत ज्यादा ये चीज जरूरी है। फिर छोटी इंडस्ट्री जो अब बंद होने लग गई, फैक्ट्री गांव में बंद हो रही है। जो कोई कपड़ा बनाता था, कोई छोटी सेफ्टी पिन बनाता था, कोई छाता बनाता था, अब भारत की इंडस्ट्री बंद होने लगी, क्योंकि ये सारा सामान चाइना से आ रहा है। और भारत में टैक्स ही इतना लगा देते हैं ये कि चाइना का सामान सस्ता पड़ जाता है। तो इसलिए भारत की जो इंडस्ट्री है वो चाहे वो बंद ना हो, वो बंद होने से रुके, आदमी का रोजगार ना जाए, इसके लिए आपको टैक्स में जितनी रियायत देनी पड़ेगी छोटी इंडस्ट्री को आप दो, तो आप चाइना से, ताकि वो कम्पीट कर सके और आज भारत की कंपनी आगे बढ़े, भारत के आदमी को रोजगार मिले। यही हमारा उद्देश्य है। ठीक अनुराग जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। मनीष गुप्ता जी, जो छोटे बिजनेसेस हैं, अगर उनको वरीयता नहीं देंगे तो जाहिर सी बात है कि वो कहीं ना कहीं वो जाकर बैंकरप्ट हो जाते हैं, फिर उनको आर्थिक तंगी से जूझना पड़ता है। टैक्स ही इतना लगा दिया जाता है कि अभी अनुराग जी कह रहे थे कि चाइना से सामान लाना उनके लिए बेहतर पड़ जाता है क्योंकि टैक्स इतना लग जाता है। तो क्या सबसे ज्यादा इंपैक्ट जो है वो एमएसएमई सेक्टर में पड़ता है? और ये जो हम छोटे बिजनेसेस की बात कर रहे हैं, अगर इनको ग्रोथ करना है तो इन्हें जाहिर सी बात है कि इन्हें छूट देना होगा। क्या वो सरकार वो छूट दे रही है? अगर नहीं देगी तो भाई हम आगे कैसे बढ़ेंगे? क्या इस बार उसमें वरीयता आपको दिखाई दे रही है कि इस बार वरीयता दिखाई देगी इस बजट में? कि शुभम भाई, चाइना एक अलग इशू है। चाइना इंटरनेशनल थ्रेट है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। पूरे वर्ल्ड का 43% यानी 43% प्रोडक्शन अगले कुछ सालों में चाइना तक पहुंच जाए, यानी हर बड़ी चीज चाइना में बंद होगी। अब सोचिए जर्मनी और नीदरलैंड जैसे कंट्री कहाँ जाएंगी। अब दूसरा पॉइंट समझिए, अगर हमें अपने यहाँ छोटे बिजनेस को, एमएसएमई को प्रोटेक्ट करना है, अगर हमें मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करना है, तो हमें मल्टीपल एंगल से बात करनी है। सरकारों ने क्या किया पिछले सालों में? सबसे इजी मौका था, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी, एक्साइज टैक्स बढ़ा दिया, कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी, बात कर रहे हैं।
नतीजा क्या होता है कि उससे एमएसएमई इंजॉय करते हैं फ्रीडम, कि हम मस्त है, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, विदेश से आएगा और रहेगा। इससे कंपटीशन का डिस्टोर्ट होता है, कंपटीशन का नुकसान होता है, और हम अच्छी क्वालिटी की चीजें बना ही नहीं पाते, हम R&D कर ही नहीं पाते। आप देखिए विदेशों में छोटी छोटी चीज पे नई नई R&D हो जाती है। आप देखो मच्छर मारने के लिए चाइना ने एक रैकेट निकाल दिया। अब बैडमिंटन के रैकेट की तरह मच्छर मार दिया, 100 रुपए का मिल जाता है मार्केट में, खुला सड़क पर एंड्राइड मिल जाता है। बिल्कुल। हिंदुस्तानी आदमी पुरानी चीज से जुगाड़ वाले आइटम बनाने में रह गया, वो रिसर्च नहीं कर पाया। तो बात ये है कि अगर एमएसएमई को प्रोटेक्ट करना है तो हमें R&D पे काम करना होगा, हमें कैपिटल देने पे काम करना होगा, हमें लेबर लॉ रिलैक्स करने होंगे, हमें बिजनेस की कंप्लायंस कम करनी होगी, और हमें बिजनेस के प्रोटोकॉल फिक्स करने होंगे, हमें चीटर्स को बाहर करना होगा, हमें जो है डेटर्स और क्रेडिटर्स की जो डिस्प्यूट्स है उस पर जैसे इंफॉर्मेशन यूटिलिटी नया कानून आ गया है इंसॉल्वेंसी में, कि जो लोग उधार लेंगे उनका इंटरनेशनल लेवल पर नेशनल लेवल पर रिकॉर्डिंग होगी। ऐसी चीजें लानी होगी ताकि बिजनेस करना आसान हो, लोग अपना पैसा खर्च करके रिसर्च करें ताकि उनको बिजनेस में एज मिले। चाइना को रोकने से, इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। बात होगा अपने प्रोडक्ट कैसे इंटरनेशनल लेवल पर जाए ताकि हम यूरोप को, अमेरिका को और ऑस्ट्रेलिया को माल बेच सकें। मोहित जी, हमारे टैक्स का भी तो बड़ा लोचा रहता है ना, कि मतलब जो आदमी 70 रुपया कमाया, मान लीजिए मार्केट से 100 रुपया कमाया जैसे तैसे, अब यहाँ आकर वो 30-40 रुपया तो उसका टैक्स में चला जा रहा है। तो इसके बाद जहां से कमाया उसे भी देना है, और उसमें बचा के घर भी ले जाना है, आगे ग्रोथ भी देखनी है। तो मतलब 4 तरह से तो पैसा बढ़ गया उसका। तो क्या ये टैक्स वाले सिस्टम में भी गड़बड़ी है क्या? ये जो जीएसटी वाला मतलब सिस्टम है, कई बार ये समझ में भी नहीं आता कि कहां से ऊपर से चला जाता है। तो क्या इसमें बदलाव करने की जरूरत है, या आपको लगता है ये बेहतर है? आपकी तो सबसे सख्त जरूरत है। जैसे अनुराग बार बार कह रहा है कि जो एक एसएमई सेक्टर है वो एक बहुत ही पिछड़ा सेक्टर माना जा रहा है। तो जो रिक्वायरमेंट है आज की तारीख में, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, कि उनको इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल इतना अच्छा दिया जाए ताकि वो चाइना या और देशों में कॉम्पिटिटिव बन सके। प्लस टैक्स में छूट, भाई जब तक सरकार टैक्स में छूट नहीं देगी तब तक लोगों के लिए कोई इंसेंटिव क्रिएट नहीं होगा। आज 30% टैक्स है, मतलब 1/3 टैक्स जो आप कमाते हैं 1/3 सरकार को दे रहे हैं, तो उनके लिए जेब में क्या बचेगा टैक्स देने के बाद? तो ये एक चिंता का विषय है। तीसरी चीज की जैसे स्किल लेबर, आज हमारे देश में लेबर तो है पर उनको स्किलफुल बनाने के लिए, उनको यूजफुल बनाने के लिए, ताकि जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है या फिर एसएमई सेक्टर है उनके लिए कैसे वो लेबर फायदेमंद रह सकती है ताकि हम चाइना जैसे बड़े बड़े देशों को कम्पीट कर सके। चौथा चीज मैं कहूंगा कि जी जो आज टेक्नोलॉजी है या आईटी सेक्टर है या R&D सेक्टर है, उसमें सरकार को कुछ ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जिसमें इन सेक्टरों में निवेश जाए। जब इन सेक्टरों में निवेश बढ़ेगा तो जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट की प्रगति से इन सेक्टरों पे भी बहुत असर देखने को मिलेगा। टैक्स की छूट तो एक है ही, प्लस मेरे को लगता है कि जो बैंकिंग सेक्टर है कुछ ऐसी नीतियां बननी चाहिए ताकि लोन जो है, लोन सस्ते रेट पे इन कंपनी को दिया जाए, इनको रियायतें दी जाए ताकि ये बिजनेस बनाए। पहले कहावत होती थी कि जो बनिया आदमी है वो मिलके 2-4 लोगों के साथ पार्टनरशिप बनाता था और रिसोर्सेज को पूल करके बिजनेस धंधा चलाता था। आज की तारीख में सरकार ने कॉर्पोरेट कंपनियों के तो जो टैक्स है उसको तो 25 या 22% कर दिया, बट पार्टनरशिप आज भी 30% पे टैक्स करी जा रही है। तो मेरे हिसाब से 1/3 टैक्स देना बहुत भारी पड़ता है लोगों की जेब में, खासकर जब कि इन्फ्लेशन एक स्काई रॉकेट उस पे है। तो वो जो एक वो डायलॉग बड़ी फेमस पिक्चर का है कि सैया तो खुद ही कमाते हैं बट महंगाई सब खाई जाते हैं। तो मेरे हिसाब से निर्मला सीतारमण जी के लिए एक अच्छा मौका रहेगा कि उनके पास अभी 5 साल पूरे हैं, 2025 से लेके जब इलेक्शंस होते हैं 29 तक, तो ये एक अच्छा रोड मैप है जिसके द्वारा वो आगे के फ्यूचर के लिए कुछ अच्छी चीजें, अच्छे कदम उठा सकती हैं और इसमें कुछ बदलाव ला सकती हैं। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। अनुराग जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अनुराग जी, अभी आपने कहा कि आपने चाइना का जिक्र किया, आपने कहा कि हमारे यहाँ टैक्स का सिस्टम ही ऐसा है कि हमें चाइना से सामान मंगवाना बेहतर पड़ जाता है, और इसके बाद मनीष जी भी ने उसको विस्तार पूर्वक समझाया।
मैं ये जानना चाह रहा हूं कि भाई चाइना ऐसा क्या कर रहा है जो मैन्युफैक्चरिंग से लेकर ऑटोमोबाइल सेक्टर, आईटी सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, एफएमसीजी, एमएसएमई, तमाम तरह के क्षेत्रों में बेहतर 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 करता चला जाता है। हम कहां आकर अटक जाते हैं कि जो हम एक डेवलप्ड कंट्री का सपना सोचते हैं लेकिन उन पैरामीटर पर खड़े नहीं उतरते हैं। तो हमें किन किन चीजों में बदलाव करना है और हमें अपने पड़ोसी देश से ऐसा क्या सीखना चाहिए जिससे हम बेहतर हो सके और वो जो टॉप 3 देशों में आने की बात हम करते हैं वहां आकर हम खड़े हो जाएं। अनुराग जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? एक बार अनम्यूट कर लीजिए, शायद म्यूट है इस वजह से आवाज नहीं आ रही। नहीं, अब आवाज नहीं आ रही अनुराग जी की। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि एक बार अनुराग जी को फिर से जोड़े। मनीष गुप्ता जी, वही सवाल जो मैंने अभी अनुराग जी से पूछा वही मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि भाई हम चाइना का जिक्र कर लेते हैं, हम अमेरिका का जिक्र कर लेते हैं, हम बड़ी बड़ी देशों का जो डेवलप्ड है नेशन उनका जिक्र कर लेते हैं कि भाई उनके यहां बेहतर हो रहा है, उनके यहां सारे सेक्टर बैंकिंग, एफएमसीजी, आईटी, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल सब बेहतर जा रहा है। हमारे यहां क्या दिक्कत आती है? हम क्यों उतना ग्रोथ नहीं कर पाते हैं या हम अनुमान लगाते रह जाते हैं कि हमारा ग्रोथ इतना इतना है, हमने जो है पिछले साल से 2% बढ़िया किया है, लेकिन बाकी देश भी तो हैं। अभी अनुराग जी ने कहा कि चाइना इज फार बेटर देन अस, तो वो पैरामीटर कौन सा फॉलो करता है जिससे वो ग्रोथ करता है? हम कहां आकर स्टक कर जाते हैं और हमारा ग्रोथ वो दिखाई नहीं देता, या दिखता भी तो थोड़ा बहुत दिखा, उसी में हम ताली बजाने लग जाते हैं। शिवम भाई, हमारे देश में माइंड सेट बन गया है जो पूंजीपतियों से, पूंजी से, धनवानों से और व्यापारियों से चिढ़ता है, उनसे उसे बुरा लगता है। ये जानते हुए ही कि जो फ्री की रेवड़ी हमें हमें मिल रही है वो इन्हीं लोगों की वजह से मिल रही है। हम लोग बिजनेसमैन से घृणा करते हैं। ये एक अजीब तरीके का समाजवाद और लेफ्टिस्टवाद है जो इस देश की तरक्की होने नहीं देता। ऊपर से हर साल में कोई न कोई हिस्से में चुनाव होने से राजनीतिक पार्टियां वोट पाने के लिए, चुनाव जीतने के लिए तरह तरह की बातें करती है जिनका धन्यवाद तरीकों से व्यवसाय को नुकसान होता है। देश हित में फैसले हो नहीं पाते, जनहित में फैसले होने लगते और वो लटकाए रहते। शायद इसीलिए मोदी जी वन नेशन वन इलेक्शन लेके आए, जिसका रिजल्ट 10 साल बाद दिखाई दी। लेकिन बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जहां हम बिजनेस को प्रमोट नहीं करना चाहते। आप देख लीजिए देश का पॉलिटिकल सिनेरियो, हम अपने देश के बड़े बिजनेस को गालियां दे सकते हैं, पर ऐसा लगता है जैसे वो राक्षस है यहाँ पे, वो टैक्स है और वो देश को खा रहे हैं। जब सच्चाई ये है कि वो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, टैक्स भी दे रहे हैं और लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हैं। हमें अब जब भी आप बात करिए रोजगार का मतलब यहाँ तक प्रोफेशनल लोग और पॉलिटिकल लोग रोजगार का मतलब नौकरी से लगाते हैं, और मोदी जी कहते हैं या मैं कहता हूँ कि रोजगार का मतलब है सेल्फ एम्प्लॉयड, नौकरी नहीं है। और वो एक आदमी अगर खुद करेगा, अगर वो उन्होंने कहा एग्जाम्पल दिखा, अगर कोई भजिया का ठेला भी लगाता है तो 2 लोगों को और रोजगार देता है। पर हमें लगता है कि नौकरी प्राइवेट सेक्टर में नौकरी तो उसमें रिजर्वेशन दे दो, और सरकारी नौकरी उसमें रिजर्वेशन दे दो, सरकारी नौकरी बढ़ाई जाओ, बस कुछ नहीं होगा। आप एक और बात कर लीजिए, ठीक, हमारे देश का बजट 50 लाख करोड़ का है, बिल्कुल, और तुम तरह तरह से बांटेंगे कि उसमें इतना खर्च इस सेक्टर, वो इतना सेक्टर, इस तरह खर्च होगा। सच्चाई ये है, एक मेरे तरीके से भी बांट के देखो बजट को, ये देखो कि बजट में कितना खर्चा सैलरी और पेंशन का है, बाकी खर्चा कितना है आपको पता लग जाएगा कि आपके पास बहुत ज्यादा स्कोप है ही। 60% से ज्यादा का बजट तो सैलरी और पेंशन में चला गया, बचा क्या? उत्तर प्रदेश के बजट में 70% से ज्यादा, 75% ज्यादा बजट सैलरी में चला जाता है। अरे जब आपको इतना हाई सैलरी, हाई पेंशन पे करना है। गुप्ता जी, ये जो फ्री बीज का आपने जिक्र किया, ये एक तरीके से अभिशाप है देश के लिए। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा अभिशाप है, दिक्कत ये है कि हम वोट सेंट्रिक होते जा रहे हैं। बिल्कुल, आज से 20 साल पहले क्या था, शराब बांटना, मुफ्त शराब बांटने लोगों को जेल हो जाती थी। इसका मतलब जब जनता को कुछ मुफ्त देके आप वोट नहीं ले सकते। अभी क्या कर रहे हैं,
आपसे हम 2,000 रुपए लेके आप 3,000 रुपए लेके, ये कुछ तो रिश्वत दे रहे होगा। आप जनता को दे दीजिए, चुनाव होने के बाद जनता को दे दीजिए जो देना है। जीतने से पहले आप वायदा करेंगे तो कहीं ना कहीं चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट पर उस पर सुओ एक्शन ले लेना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, जो बेसिक चीजें हैं जैसे भोजन है, जैसे चिकित्सा है, शिक्षा है, ये सबको फ्री हो जानी चाहिए। और बाकी का मैं आपको मेट्रो फ्री कर देंगे, मैं आपको ट्रेन फ्री कर देंगे, हम आपको ये डिस्काउंट वो डिस्काउंट आप फ्री देंगे, ये सब पर जरूरी तौर पर रोक लगनी ही चाहिए। बिल्कुल। मनीष गुप्ता जी, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। अनुराग जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल मैं सुन पा रहा हूँ, और आपके पुराने जो सवाल है उसका भी मैं जवाब दूंगा। हाँ। जो छोटी इंडस्ट्री पे जो बात चल रही थी, हाँ। ठीक है, तो जो चाइना आज मैन्युफैक्चरिंग हब है, हाँ। ये सच्चाई है, लेकिन चाइना, यही हमें सोचना है कि मैन्युफैक्चरिंग को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए कि चाइना जैसे मैन्युफैक्चरिंग है वैसे अगला मैन्युफैक्चरिंग हब भारत बने, भारत में ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो। अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को क्या चाहिए जो ऐसा हो सके? एक तो टैक्स रैशनलाइजेशन, कम टैक्स, कम कंप्लायंस की वजह से भी आदमी बहुत परेशान हो जाते हैं बिजनेस, तो कंप्लायंस को कम करो। और तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी, बिजली और ट्रांसपोर्टेशन इसके अंदर आता है। तो अगर ये 3 चीजें अगर हमें मिल जाए तो मैं मानता हूं कि हमारा भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत आगे बढ़ सकता है। ठीक है, भारत का अगर आदमी मिडिल ईस्ट में भी काम करता है, अफ्रीका में भी काम करता है, तो भारत में भी काम कर सकता है उतना ही अच्छा। और आपने देखा ही है, चाइना का सामान भले ही सस्ता होता है लेकिन घटिया क्वालिटी का होता है, साल भर भी पूरा नहीं चल पाता। लेकिन भारत में जो सामान हम लोग बनाते हैं वो मजबूत सामान बनाते हैं, सालों साल चलता है। इसलिए हमें भी अगर मौका मिले, अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अगर बढ़ावा मिले तो हम चाइना को पीछे छोड़ सकते हैं। और नंबर 3 ही क्यों, टॉप 3 में भी क्यों, नंबर 1 की इकोनॉमी बन सकते हैं अगले 15 साल में। ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और पर कैपिटा इनकम में भी टॉप 10 में हमें आना है, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। अगर हम ये सब चीजें दे सकते हैं तो हम उनसे अच्छा सामान बना सकते हैं, और बनाते भी हैं हम उनसे अच्छा सामान। बिल्कुल, हमारा सामान दुनिया में बिक सकता है। मेड इन इंडिया सामान यूरोप में, अमेरिका में यूज हो सकता है अगर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा दे। लेकिन ये सरकार की जो नीतियां हैं ये छोटी इंडस्ट्री के बिल्कुल खिलाफ है। सिर्फ अपने मित्र, कुछ दोस्त जो इनके हैं, जो बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, सिर्फ उन्हीं को ये खुश करने में लगे रहते हैं हर बजट में, ये मैंने देख लिया है। ठीक है, आप मनीष जी कुछ कहना चाह रहे थे? अनुराग जी, मनीष जी जल्दी से, फिर मैं मोहित जी के पास जाऊंगा। बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि बड़े बड़े व्यापारी को खुश करने में लग रहे थे, ऐसा इनको कैसे महसूस हुआ जरूर बताएं, मेरे को मैं जानना चाहूंगा। और ये कह रहे थे कि नंबर 1 इकोनॉमी बन सकते हैं वर्ल्ड में, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगले 25 साल में तो नहीं बन सकते इस तरह से प्रोजेक्ट सिटी करने, एक बात। और तीसरी तो बड़ी महत्वपूर्ण बात ये है, मैं अनुराग नाटाई से ये कहना चाहता हूँ कि आखिर आपको मैन्युफैक्चरिंग क्या सपोर्ट की जरूरत है? सरकार आपको जमीन सस्ते में देती है, आपको एक्सपोर्ट जोन में आपको टैक्स की छूट मिलती है, आपको तमाम तरह की फैसिलिटी है। देश में समस्याएं बहुत है, देश एक संक्रमण काल से गुजरा है, एक फेवरेटिज्म से बाहर निकल रहा है, इसलिए इसमें समय लग रहा है। आप अगर उम्मीद करें कि वर्तमान सरकार जादू से काम करती कि नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। फिर भी मैं ये कहूंगा, इस सरकार का एक पैटर्न तो ये रहा है कि जो भी काम करते हैं समय ज्यादा लेते हैं, लेकिन जो काम करते हैं ठोक के और ठोक बजा के ठोस तरीके से करते हैं। आज नहीं तो हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे और फिर दूसरी हो जाएगी। पहली वजह से कम से कम 50 साल लगेगा। धीरे होगा भाई साहब, 11 साल तो हो गए सरकार आए हुए, और कितना धीरे होगा? हमें अब 111 साल वेट करूं क्या? अपने पड़पोते का वेट करूं क्या मैं? भारत को टॉप 3 में लाने के लिए या टॉप लाने के लिए या मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए क्यों भारत का मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बन सकता? चाइना बन सकता है तो भारत क्यों नहीं बन सकता? क्या भारत में लेबर नहीं है? क्या भारत का आदमी काम नहीं करता है? क्या भारत का आदमी अगर अफ्रीका में काम करता है, अगर यूरोप में भी काम करता है, मिडिल ईस्ट में जाके दुबई में काम करता है, नौकरी करता है, तो क्या भारत में काम नहीं कर सकता? और क्या चाइना से अच्छा सामान नहीं बना सकता? चाइना घटिया सामान बनाता है, सस्ता सामान बनाता है, भारत वाला मजबूत सामान बनाता है, सालों साल चलने वाला सामान बनाता है। अगर भारत सामान बना के अगर भारत विकल्प देगा तो भारत का सामान लेगा, दुनिया का आदमी भारत का सामान लेना पसंद करेगा, भारत का बना हुआ। आप गलत कह रहे हैं, चाइना घटिया सामान नहीं बनाता है। मैं चाइना 1 महीना रह के आया हूँ और अच्छे से देखा है,
चाइना घटिया सामान बनाता है, अच्छा बनाता है, बहुत अच्छा भी बनाता है। हम हिंदुस्तानी आदमी चाइना जाके सबसे घटिया वाला सामान लेके आते, समझ लीजिए। जो आप आईफोन आप यूज कर रहे हैं ना, वो आईफोन चाइना से बन के आ रहा है, समझ रहे हैं। जो चश्मा आप पहने वो चश्मा चाइना से बन के आ रहा है। घटिया और अच्छा तो आप जो है, आप जिस क्वालिटी का माल लेके आएंगे वो क्वालिटी से पता लगता है। हिंदुस्तानी आदमी की चाइना में जो ओपिनियन है इंडियन के बारे में वो ये है कि इनको सस्ता सस्ता माल चाहिए, दे डोंट बॉदर क्वालिटी। एक बात। और आप हिंदुस्तानी पेट्रोलियम बात अच्छी है, हम जो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही बात आती है अच्छी क्वालिटी के मेन पावर की, आप तुरंत रिजर्वेशन की बात करने लगते हैं, ठीक है। जैसे ही बात आती है भ्रष्टाचार पर एक्शन लेने की, सरकारी कर्मचारी हड़ताल की बात करने लगते हैं। तो हमारी अपनी ही समस्याएं हैं जो आपको समझनी पड़ेगी। आज जो लेबर काम करने को, जैसे ही आपने कहा कि भाई ज्यादा काम करना है तो भाई 80 घंटे काम करने का टारगेट रखते हैं, 70 घंटे का टारगेट रखते हैं, पूरा देश आपके खिलाफ ऐसे उठ खड़ा होगा जैसे कि आप कितने बड़े प्रश्न होते। जबकि आप बात क्या आप तरफदारी कर रहे हैं 80 घंटे और 90 घंटे काम करने की और सैटरडे और संडे की काम करने की? नहीं, ये आपको क्या कह दिया? 40 घंटे पूरी दुनिया का आदमी काम करता है और अच्छा काम करता है, भारत का आदमी भी 40 घंटे काम करता है। ये लेबर लॉ के खिलाफ है। आप लेबर लॉ नहीं जानते, आप लेबर लॉ नहीं जानते क्या? ये सब लेबर लॉ के खिलाफ बात कर रहे हैं। भारत की जनता के खिलाफ और भारत के लेबर के खिलाफ आप बात कर रहे हैं और भारत के कानून के खिलाफ बात कर रहे हैं, संविधान के खिलाफ बात कर रहे हैं आप। नहीं आपको अनुराग जी, मनीष जी, मुझे लगता है कि इसमें अलग अलग सबका मानना है। एक मिनट, आपको पता है नहीं और इसलिए आप शोर मचा रहे हैं। संविधान के खिलाफ कुछ नहीं होता है जब लेबर लॉ में सूटेबल अमेंडमेंट किए जाए। और अगर आपको कोई ये कह रहा है कि आप 4 दिन कम करिए, जितने घंटे आप अभी 8 घंटे काम करते हो, 8 से 48 घंटे काम करते हैं, मैं कहता हूँ 48 घंटे की जगह आप 48 घंटे 3-4 दिन में कर लीजिए, 3 की छुट्टी लीजिए। उससे क्या होगा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कैपेसिटी का बढ़ेगा। तो आज 4 दिन आपने काम किया, 3 दिन कोई और काम करेगा। आपको इस तरीके से आप संविधान तक पहुंच गए और संविधान में इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। आप नहीं जानते, मैं जानता हूँ, संविधान में पढ़ चुका हूँ। तो भाई संविधान में लिखा है कि जो भी कानून बनेगा वो कानून सबके लिए मान्य होगा। अगर लेबर लॉ बना है, लेबर लॉ सबको मानना पड़ेगा, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे लेबर हो, चाहे कोई भी हो। आप कैसे कह सकते हैं? आपको भाई कुछ पता नहीं, आपको कुछ नहीं पता है। आपने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा, इसका मतलब आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़िए। 40 घंटे पूरी दुनिया में काम होता है, 8 घंटे प्रतिदिन और 5 दिन और अलग अलग शिफ्ट में काम होता है। अगर आपको ज्यादा काम करना है तो 2 शिफ्ट में काम कराइए, ये होता है। आपको पता नहीं है कुछ भी। चाइना में इंटरनेशनल लॉ की बात करो, चाइना में कौन सा इंटरनेशनल लॉ? चाइना का लॉ हम नहीं लगा सकते। चाइना कम्युनिस्ट देश है, हम डेमोक्रेटिक, मुझे लगता है हम चाइना का देश, चाइना का कानून हम भारत में नहीं लगाएंगे। चलिए ठीक है, मुझे लगता है कि इसमें बहुत छोड़िए अनुराग जी और मनीष जी, कोई बात नहीं। देखिए सबका अपना अपना आकलन है, सब अपना अपने तरीके से देखते हैं, कोई बात नहीं। मोहित गुप्ता जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी। मोहित जी, मैं ये सोच रहा था कि जैसे आज बजट आने वाला था तो रात में मैं थोड़ा अध्ययन कर रहा था। मैं सोच रहा था कि भाई ऐसा क्या इस बार हो जाए कि मजा आ जाए। मतलब कौन कौन से वो मतलब डिपार्टमेंट है या एक तरीके से कहें सेक्टर है जो बेहतर कर रहे हैं। तो मैं देख रहा था कि बैंकिंग, एफएमसीजी, आईटी, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल, रियल एस्टेट, इंश्योरेंस, पावर कंजम्पशन, सोलर एनर्जी, तमाम तरह के क्षेत्र में बहुत अच्छी ग्रोथ तो नहीं बट ग्रोथ तो है। मतलब ऑटोमोबाइल तो जीडीपी का 8% तो अकेले ऑटोमोबाइल से आ रहा है। मतलब हम सब कुछ ठीक ठाक जा रहे हैं, फिर भी 6.3, 6.4, 6.8 ये मीडियम वाले लेवल पर हम खेल रहे हैं। इससे हम डेवलप्ड वाले नेशन में कैसे जाएंगे और क्या कुछ बदलेगा? फिलहाल तो ये कहा जा रहा है कि भाई ये बजट तो आम लोगों के लिए बजट है, हम वो ग्रोथ कैसे अचीव करेंगे? हालांकि ग्रोथ तो सब में दिख रहा है मगर वो स्पीड नहीं दिख रही है, ऐसा क्यों? देखिए जी, ऐसा है कि कोई भी चीज रातों रात नहीं बनाई जा सकती। किसी भी चीज को बनाने के लिए टाइम लगता है। बिल्कुल। मेरे हिसाब से मेरा ये मानना है कि ये जो सरकार है, इसकी जो नीतियां हैं 30 की, ये एक आम आदमी को जहन में रख के बजट बनाया जाएगा। और मुझे बहुत उम्मीद है सरकार से कि वो एक आम आदमी, एक मध्यम वर्ग आदमी और एक जो एसएमई सेक्टर है, इनको इस बजट में रिलीफ मिलती नजर आ रही है। तो और जो जैसा कि आपने सेक्टरों की बात की, तो मुझे लगता है जो सरकार का इस साल का फ्लेवर होगा वो होगा टेक्नोलॉजी और रिन्यूएबल रिसोर्सेज।
अच्छा, मनीष गुप्ता जी, आपका आकलन क्या कहता है, इस बार टारगेट किस पर होगा? हालांकि प्रधानमंत्री तो लगातार ये कह रहे हैं कि ये युवाओं का बजट है, महिलाओं का बजट है और आम लोगों का बजट है, मध्यम वर्ग के ऊपर लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। प्रधानमंत्री तो इशारों में ये भी कह चुके हैं। मैं समझता हूँ थोड़ी देर पहले मोहन जी ने जिक्र किया था एमएसएमई का। एमएसएमई का काम होगा, निचले तबके पर मध्यम वर्ग पर काम होगा, टैक्स पर छूट मिलेगी। हाँ। और मध्यम वर्ग को कोई ऐसी राहत मिल सकती है जैसे मुफ्त शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य और स्किल डेवलपमेंट। हाँ। स्किल डेवलपमेंट पर बहुत काम होने की जरूरत है, क्योंकि देश के विकास की जो पहली सीढ़ी है वो रोजगार है, और रोजगार स्किल डेवलपमेंट से ही आएगा। ठीक, अनाज साहब, आपका क्या आकलन कहता है? जी, मेरा ये कहता है कि जो है सरकार मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान देगी, मिडिल क्लास को रिलीफ देने पे ध्यान देगी, और उसके साथ ही साथ छोटी जो इंडस्ट्री है उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। अगर हो जाता है, और जो मैंने 5 पॉइंट आपको बताए थे, अगर वो हो जाता है, अगर वो हो गया, तो आप मान लो कि अमृत काल की शुरुआत सही मायने में हो जाएगी भारत के लिए। और ये जिन सेक्टरों का बात अभी मैंने किया, चाहे वो बैंकिंग, एफएमसीजी हो, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल, रियल एस्टेट बहुत बेहतर कर रहा है। तो यानी कि डिपार्टमेंट, यानी एक तरीके से कहें कि विभाग तो सभी अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन पहिए अच्छे से चलने लग जाएंगे तो गाड़ी अपने आप बेहतर चलने लग जाएगी।